वेरी वार्म वेलकम। आप आए, बाहर आए, आज मेरा दिन शुक्रिया शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लहजा वही होना चाहिए जो होता है वीडियो। उसमें कोई कहने की बात नहीं है सर, वो आपको वही सब चीजें दिखेंगी। पहले तो आप सबका मैं दिल से आभारी हूँ। आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, तजुर्बे में बहुत बड़े हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के भीतर रह के सारी चीज़ें देखी। पर मैंने जो बाहर से देखा है, जो मेरा अनुभव है और जो मेरा लड़ने का तरीका है, मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ, काम करता हूँ। देखिए, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई और सर ने जो बताई हैं मीडिया के विषय में बहुत बड़े। दो छोटी सी बात कह के आगे बढ़। इस देश को बचाने के लिए, ये इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए 4 चीजें थी। एक, संसद अच्छा कानून बनाए। दूसरा, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका वो सही तरीके से इंप्लीमेंट करे। तीसरा, कोर्ट अगर कुछ गड़बड़ हो रही है या सरकार इधर उधर करे तो उसको कंट्रोल करे। चौथा, मीडिया अगर कोई भी गड़बड़ कर रहा है तो जनता के सामने लाए और अपनी तरफ से जितना हो सके इस देश को और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करें। इन 4 में से जो 2 हैं और उनके साथ में जो तीसरा है, साथ में अगर चौथा भी जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, पर यह मान के चलिए कि 4 में से 2 खत्म हो चुके हैं। एक मीडिया और दूसरा कोर्ट। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं। तो 4 पाए में से केवल 2 पाए ही रह गए हैं। 2 तो खत्म हो गए और जो 2 पाए हैं वो 2 पाए इस देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, आप तो रहे हैं सर्विस में, कहां इसने कैसी किसी ने भी कह रखा है कि नेता कुछ भी गलत कहे हमें उसे मानना ही है? ये तो किसी ने नहीं कह रखा, हम क्यों मानते चलते हैं उसकी? अनपढ़ नेता आते हैं या सांप्रदायिकता और जातिवादी मानसिकता के नेता आते हैं, जो चाहते हैं कराते हैं और हम बिल्कुल करते हैं। इतनी हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी जो मन में आता है वो कराते हैं, हम करते रहते हैं। हमारा ईमान कहाँ है? भाड़ में। हम क्या कर रहे हैं? मीडिया खत्म हो गया, कोर्ट खत्म हो गई। कोर्ट बिल्कुल जो सरकार कर रही है वो काम कर रही है। अब तो इसमें ओपन सीक्रेट हो गया, किसी को कहने की बात तो है नहीं। अब स्थिति यह है कि जब ये सब कुछ खत्म हो गया और अपोजिशन भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो जनता ही अपोजिशन है, उसके अलावा तो दूसरा है नहीं कोई। और जनता में भी अच्छे लोग, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन वो क्यों घरों में बैठे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्यों बोल नहीं रहे हैं, यह समझ के बाहर है। कितना भी कोशिश करेगी यह सरकार, तब भी यह सरकार 1 लाख लोगों को काट नहीं सकेगी। बहुत कम लोग थे जिन्होंने आजादी दिलाई। अगर उनकी सबकी गिनती कर लो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा कितने लोग मार लिए होंगे? 10,000, 20,000, 50,000 पार नहीं करी होगी। इतने लोग हमें आजादी दिला गए। आज की तारीख हमें उससे आगे बढ़ गए, फिर भी हम लोग घरों में बैठे हैं चुप। डर ऐसा है, पता नहीं किस तरह का डर है, मेरी समझ के बाहर। अब बात यह है सर कि यह सब क्यों हो रहा है? देखिए, उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। सर ने जो बताया कि आरएसएस ने किस तरह से आईटी सेल बनाए और किस लिए बनाए। जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, इस देश में सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं। यह देश हर किसी का है, किसी अकेले के बाप का नहीं है। हम सब मिलकर प्यार से रहते हैं। यहां भी तो हैं हम सारे के सारे, अलग अलग विचारधारा को मानने वाले हैं, फिर भी हम प्यार से बैठे। क्यों नहीं रह सकते हम ऐसे? पर उन्हें घृणा फैलानी है, और जिस हिंदू राष्ट्र का एजेंडा वो लेके चल रहे हैं वो चंद लोगों के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी है पूरी, उसी का एजेंडा नहीं। चंद लोगों का एजेंडा है जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं। बस यही है आरएसएस का एजेंडा, और इसके अलावा कुछ नहीं है।
और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। पर अगर देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, देश में अगर संविधान खत्म हो गया, तो आप मान लीजिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ी इस देश में गुलाम ही बनेगी और कुछ नहीं बनेगी। यही एजेंडा है। लोग कहते हैं कि साहब ये कानून जो है केवल किसानों के लिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ने भी कहा, सर ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया, इस देश को पूरी तरह तबाह करने के लिए कानून। मैं केवल एक एस्पेक्ट जो है पहले बताने की कोशिश करता हूं। इस कानून में जो मंडियों का कानून है, निजी मंडियों का, निजी मंडियां ला रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसान को एपीएमसी के साथ साथ दूसरा विकल्प दे रहे हैं। जो सुविधा उसको वहां नहीं मिल पा रही, वहां मिल जाएंगी। और इसके लिए वो कर क्या रहे हैं? कानून में जो उन्होंने प्रावधान किया है कि 6% या 4% जो कर, जो टैक्स मंडी समिति में लगता है, उससे नई जो निजी मंडियां उनको छूट दे दी गई है। पर वो टैक्स किससे लिया जाता है? उस व्यापारी से जो माल किसान का खरीदता है। उस पर किसान टैक्स नहीं देता, व्यापारी देता है, चाहे वो कहीं 6% है, कहीं 4% है। तो आपने वो टैक्स खत्म कर दिया और मंडियां खत्म हो जानी है, क्योंकि एपीएम, ये जो न्यू मंडी मॉडल एक्ट है, मॉडल मंडी एक्ट है, ये मई में लागू हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की 259 जो मंडियां हैं, उनमें से 47 मंडियां बंद हो चुकी हैं। जो 140 मंडियां हैं, उनमें जो कारोबार है वो 60% खत्म हो चुका है। जो उप मंडियां हैं, यानी छोटी मंडियां हैं, 298, वो बंद हो चुकी हैं। तो मोदी जी बड़े आराम से कह देते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ठीक, मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी। हम विकल्प दे रहे हैं। जैसे मोदी जी ने विकल्प दिया जियो का। जिस समय जियो आया, देश में करीब 12-13 फोन की कंपनियां थी। उन्होंने खत्म तो नहीं किया था उनको, लेकिन जियो को जिस तरह से सुविधाएं दी और जियो ने जिस तरह से फ्री में सारे के सारे मोबाइल वगैरह सारे कनेक्शन दिए, आज नतीजा क्या है? 3 ही कंपनियां हैं, या तो एयरटेल है, या वोडाफोन और आइडिया एक हो गए, वो है, या जियो है। बीएसएनएल भी खत्म हो गया। कुछ नहीं किया। ऐसा ही इनका प्रभाव है, जो आम जनता नहीं समझ पा रही। मैं ये मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है उस आम जनता को यह बताना। जैसे मैं अपनी भाषा में समझाता हूं कि 2 - 2 लिखा है, उसके आगे आप 0 ना लिखो तो फर्क, आप जानते हैं ना, सबकी 2 - 2 तो 0 ही है, कोई लिखने की जरूरत थोड़ी है। जो कानूनों का प्रभाव है वो लिखा नहीं जाएगा, कानून ही तो लिखा जाएगा। ये तो समझने वाले के ऊपर है कि उसका प्रभाव कितना, कहां, कैसे पड़ेगा, कितना पक्ष में होगा, कितना घातक होगा। सरकार वो नहीं बता रही, वो नहीं समझा रही है। तो जब एक मंडियां जब खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे होनी ही खत्म, क्योंकि 6% टैक्स जो है जब उससे हो जाएगी छूट, और बाहर जो निजी मंडियां हैं उसमें ज्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन उसको कीमत व्यापारी को देने के लिए पैसे कहां से आए? जो 6% वो टैक्स देता था, उसी से पैसे आ गए, उसी से आगे पैसे निकल के वो पैसा वहां से उठा के उसने किसान को दे दिया, उसकी जेब से तो कुछ नहीं गया। लेकिन इस तरह से वो मंडियां जो एपीएमसी हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब इसका प्रभाव क्या है और ये क्यों किया जा रहा है? एपीएमसी मंडियों से सरकार को होने वाली जो इनकम है, स्टेट को जो होने वाली हजारों करोड़ रुपए की सालाना की इनकम है, स्टेट की वो इनकम खत्म हो जाएगी। इसको दूसरे एस्पेक्ट में मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, किसान के साथ साथ। तो स्टेट की इनकम खत्म हो गई। जैसे स्टेट की इनकम खत्म हुई तो वो किस पर निर्भर करेगा? सेंटर पर। अब यहां इसको भी समझें, जो जीएसटी बनाया, यानी जो सेल टैक्स के माध्यम से अलग अलग स्टेट अपना टैक्स वसूल कर लेते थे, वो उनकी इनकम का सोर्स था। आपने जीएसटी बना के पूरे देश का टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करके आप बैठ के हड़प कर लिया, आपने स्टेट का पैसा ही नहीं दिया, स्टेट की जीएसटी नहीं दी। आई थिंक अब तक 35,000 करोड़ से ज्यादा की जो जीएसटी का पैसा है स्टेट का, वो स्टेट के पास में नहीं पहुंचा है। तो मतलब यह हुआ, जब स्टेट ने कहा तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप रिजर्व बैंक से कर्जा ले लो, लोन ले लो,
क्यों लूं मैं? कर रहा हूं, मेरा पैसा है, मेरा पैसा मुझे दो। लेकिन नहीं दिया। जिसका कब्जा है उसका कब्जा सही है, बाकी आप कर कुछ भी करते रहिए। तो स्टेट का जो पैसा है वो पैसा टैक्स के माध्यम से सेंटर ने अपने पास रख लिया। एक तो वो पैसा, दूसरा एपीएमसी का पैसा। स्टेट पैसा नहीं होगा तो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो किस पर निर्भर होगा? सेंटर पर। और जब सेंटर पर निर्भर होगा तो सेंटर जैसे चाहे स्टेट को चलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है। ये यूं ही नहीं है, इसके असर बहुत बड़े हैं, बहुत दूर तक के असर हैं। न केवल किसान को बल्कि मजदूर को, गरीब आदमी को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। बल्कि इसका एक दूसरा जो बड़ा गहरा जो प्रभाव है जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता, वो है स्टेट को कमजोर करना, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को कमजोर करना और सेंटर को मजबूत करना, स्टेट को पूरी तरह से सेंटर पर निर्भर कर देना। और तब मोदी जी जो कहते हैं ना, एक देश एक टैक्स एक इलेक्शन। वो इलेक्शन एक वो है कि जब आप पूरी तरह से स्टेट को बर्बाद कर देंगे तो फिर विधानसभाओं के चुनाव नहीं होंगे। असली वो है। अभी हम समझ रहे नहीं ऐसे कैसे होगा, नहीं ऐसे होगा, नहीं होगा। यही हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हम आरएसएस की जो सोच है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। कहां कहां से कैसे कैसे वो सारी चीजों को बैठ के सोच के तोड़ रहे हैं। यह है इसका। तो विधानसभाएं खत्म होंगी, यहां का जो राज्यों में जो देश का संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म किया जाएगा और फिर एक राज्य एक इलेक्शन की बात होगी। और इसको बहुत पहले से कर चुके हैं लागू मोदी जी, जब उन्होंने जो तीनों सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रति आंसरेबल बना लिया। हो गया ना सर? आप तो मैं आ रहा हूं सर, धीरे धीरे आ रहा हूं सर, उसी बात पे आ रहा हूं, धीरे धीरे बिल्कुल वो बता रहा। तो एक तरफ सेना को कब्जे में ले लिया। इसका मतलब यह है कि केवल एक इस जरा से काम से उन्होंने जो सेनाएं आज तक हमारे राष्ट्रपति के अंडर में थी, अब राष्ट्रपति के अंडर में नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर वो रेस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर के। हालांकि पहले भी सेनाएं प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही थी, कैबिनेट ही सारा काम करती थी, बट अब तो बिल्कुल आपने सीधे सीधे ले लिया। क्यों लिया है? इसका केवल एक कारण है, जो व्यक्ति तानाशाह बनता है वो सबसे पहले सेना को अपने कब्जे में करता है। ये उस तरफ बढ़ने वाला उनका कदम है। और तानाशाह वो क्यों बनने हैं, क्यों सेना चाहिए? कि हिंदू राष्ट्र में जो लोग आवाज उठाएंगे, जो लोग बोलेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे, उनको कैसे खत्म किया जाए। और उनको खत्म करने के लिए एक और काम किया सरकार ने। जब दोबारा ये जीत के आई 30 मई 2019 को, उसके बाद में पहले ही 3 महीनों में सरकार ने काम किया कि जो हमारा आरटीआई एक्ट है उसको खत्म किया। उसके बाद में यूएपीए कानून, उसमें संशोधन किया। तो आज की तारीख में एक इंस्पेक्टर को इतनी पावर दे दी गई है एनआईए की, जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, बिना वारंट, बिना समन, बिना नोटिस के, बिना एफआईआर के अरेस्ट करके और जेल में डाल दे। आपके सामने उदाहरण है, देख लीजिए दिल्ली दंगे में कितने ही लोगों को, बेगुनाह लोगों को डाल। तो जो आवाज उठाए, पता नहीं मुझे कैसे छोड़ रखा, मेरी समझ में नहीं आया। हालांकि नोटिस आया इस बार मुझे क्राइम ब्रांच का, है नहीं? हाँ, क्राइम ब्रांच का नोटिस आया मेरे पास में कि भाई इस केस में इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत है, तो आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा करेंगे भी जैसे करना है। तो मैं नहीं जानता कैसे छोड़ रखा है। हो सकता है कि जब मैं इतना खतरनाक बन जाऊं उनके लिए तो मुझे गोली से मारा, इसके अलावा दूसरा तो काम है नहीं उनके पास में। वो मुझे खरीद नहीं पाएंगे, मुझे धमका नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे। खैर, तो सेना एक बार हाथ में ली, स्टेट को कमजोर किया। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, बैंक्स, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बैंक्स को बर्बाद किया जा रहा है। जितने घोटाले इस सरकार के 7 साल में हुए हैं बैंक्स में, इतने कभी नहीं हुए हैं। और बैंक वालों को, अगर आपको याद आता हो, पिछले साल कोरोना के समय में जब इन्होंने 20 लाख करोड़ का झुंझुना देश को पकड़ाया था, उसके 5-7 दिन बाद वित्त मंत्री ने बैंक वालों के साथ में एक मीटिंग की थी
और बैंक वालों को कहा था कि आपको जिसको लोन देना है, जैसे देना है आप दो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति भी सोचेगा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो भाई जिसको देना है पैसा दो, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसे आप खुली छूट दे रहे हो, तो स्वाभाविक है कि आप भ्रष्टाचार को, लूट को खुली छूट दे दिया। आप लूटो जितना भी लूटना है। और उसका नतीजा है कि किस तरह से बैंकों को एक एक करके पहले मर्ज किया गया, और मर्ज करने के बाद अब बेचा जा रहा है। जैसे 4 बैंकों को इस बार बेचने की बात की गई है, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे जो सेंट्रल बैंक, इनको बेचने की बात की गई। तो ज्यादा हो गया कैपिटल, है जी, कैपिटल से एनपीए ज्यादा हो गया। एक्चुअल में जो एनपीए है वो एनपीए 19 लाख करोड़ के आसपास है। 22 लाख इसमें कर दिया, कोरोना में कर दिया 22 लाख, 36 लाख करोड़ हो गया। मतलब आप बताइए कि कितना बड़ा एनपीए। इसका मतलब यह है कि बैंक अंदर से बेकार हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं। और दूसरा जो काम किया, जनता को कैसे जो मतलब कमजोर किया जाए। देखिए मेरा अपना हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और रास्ते हों, पर मैं जो सोच पा रहा हूं, किसी भी जनता को अगर गुलाम बनाना है तो 2 काम करने जरूरी हैं। नंबर 1, एजुकेशन बिल्कुल खत्म कर दीजिए। लोगों को एजुकेट होंगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होगी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि हमें कब खत्म कर दिया गया। दूसरा, उनको आर्थिक रूप से बिल्कुल तोड़ दीजिए, जिसकी शुरुआत मोदी जी ने नोटबंदी के माध्यम से की। नोटबंदी के विषय में जैसे जैसे कहे गए, आप सब जानते हैं 4 चीजें कही गई, काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट, है ना, और आतंकवाद। चारों के चारों उससे बदतर स्थिति में हमारे सामने है। कुछ भी कम नहीं हुआ, बल्कि बदतर स्थिति में सामने है। फायदा क्या हुआ नोटबंदी का सर? फायदा हुआ ना, क्या हुआ? गरीबों का पैसा जो उनकी अपने बुरे समय के लिए था, वो निकल के बाहर आ गया, सरकार के पास आ गया। और उसके बाद से जो सरकार ने लोगों को, जो उनके चहेते हैं, उनको लोन दिया, और वो लोन लेके भाग गए। एनपीए हो गया, जो बचा था सरकार ने उसको राइट ऑफ कर दिया। 7,95,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने यारों के माफ कर दिए, उनके माफ कर दिए, 50 उन भगोड़ों के माफ कर दिए जो देश को भगाने में बीजेपी नहीं भगाया और वो देश को लूट के भाग गए। ये फायदा हुआ। जिनके पास जहां रखा था वो निकल के बाहर आ गया, और इनका जो अपना पैसा था वो आप जानते हैं क्या हुआ। और जीएसटी लाने से पहले लूट देखिए किस स्तर पर है, लोगों को समझ में नहीं पता लग पाती है। जीएसटी लाने से पहले सेस जो लिया जाता था, 5 तरह का सेस लिया जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसानों के लिए, एजुकेशन के लिए। और ये जो सेस लिया जाता था, इन सेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग इनके अकाउंट थे। यहां से आया वो तो सेस तो आप जानते हैं, जैसे ही व्यक्ति, मैं इनकम टैक्स देता हूं, आप इनकम टैक्स देते हैं, जैसे ही आप देंगे वैसे ही सेस कट के सीधा चला जाएगा। तो वो तो बिल्कुल बढ़िया इनकम है गवर्नमेंट की। 4,04,000 करोड़ सेस इकट्ठा किया 2017 से पहले, जीएसटी लागू होने से पहले। लेकिन उन अकाउंट्स में जो पैसा पहुंचा वो मात्र 2,30,000 करोड़ पहुंचा। 1,74,000 करोड़ पैसा कहां है इसका पता ही नहीं है। यह है सरकारी लूट, किस किस तरह से लूट हो जा रही है। सर ने बिल्कुल सही कहा कि व्यवस्थित तरीके से लूट जो इसने की है वो किसी ने नहीं। और यह सब कुछ क्यों किया जा रहा है? लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दीजिए, वो लड़ ही नहीं पाएंगे, खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आपको यहां से वहां तक चलना है। यही मान लीजिए कि मुझे यहां से दिल्ली पहुंचना है, तो गाड़ी में तेल तो चाहिए, पैदल कितने दिन में पहुंचूंगा? वो स्थिति इन्होंने बना के रख दी। और उसी के तहत जो रोजगार हैं, जो गवर्नमेंट्स में जो जॉब हैं, मेरे अपने आकलन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 1,25,00,000 के लगभग जॉब्स खाली पड़े हैं जो अप्रूव्ड हैं। उसमें किसी की जरूरत नहीं है कि भाई उसके लिए आपको कोई कानून बनाना कुछ। अगर आपकी नीयत साफ है तो उन सबको आप सीधे भर सकते हैं। जजेस में कितने खाली पड़े हैं, टीचर्स में कितने खाली पड़े हैं, प्रोफेसर्स में कितने खाली पड़े हैं, हर डिपार्टमेंट में खाली पड़े हैं। इतने जॉब्स खाली पड़े हैं, लेकिन भरा नहीं जा रहा। और जो भी खाली हो रहे हैं उनको भी भरा नहीं जा रहा। भरा किसको जा रहा है? डायरेक्ट। यूपीएससी को भी साइड में कर दिया। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे आप तो रहे हैं सर,
आप तो जानते हैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल जो व्यक्ति 18 से 20 साल की मतलब उसके अनुभव के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचता है, और जॉइंट सेक्रेटरी हेड ऑफ द मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है नहीं गवर्नमेंट बिल्कुल। उसके बाद तो आगे 3 ही पोस्ट हैं उसके ऊपर। तो उस लेवल पर आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, लिटल एंटी जिसको कह रहे हैं। पहले 20 किए थे पिछली गवर्नमेंट के समय में, और अब उसके बाद में 400 लोगों को उसमें भर्ती किया जा रहा है लगातार। मतलब हर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो आरएसएस के कब्जे में नहीं है। जहां से नीतियां बनती हैं और इंप्लीमेंट होती हैं वहां आपने पीछे से भर्ती करके इन सबको आपने भर्ती कर दिया। ये सब कुछ इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए किया जाए। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो आप में से, हम में से कोई भी बोल नहीं पाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा। और अगर हम बोल नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं वो स्थिति कितनी भयानक होगी। हमसे भी ज्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत त्रासदी भरा जो वो समय होगा, हम शायद अपनी आंखों के सामने देख भी नहीं पाएंगे। इस आंदोलन को खालिस्तान का ठप्पा लगा के गोली के दम पे कुचलने की साजिश थी, जो 26 तारीख को षड्यंत्र इनका नाकामयाब हो गया, जिसमें सरकार पूरी तरह से नंगी हो गई। अन्यथा तो पूरा ठप्पा लगा चुके थे, उसी तरह से उसको खत्म करना था। लेकिन हाँ बिल्कुल वी आर लकी, और ऐसे लोग, ऐसे साथी जिन्होंने सारी चीजों को समझ लिया और लोगों तक बात पहुंचाई। और इसमें सबसे ज्यादा मैं अगर किसी को धन्यवाद दूंगा उस सोशल मीडिया का, जो चाहे उसने कभी मीडिया की क्लासें की हो न की हो, जानता हो नहीं जानता हो, पर जैसा था उसने वो दिखा दिया। और इस जो नेशनल मीडिया सॉकोल्ड जो है गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया को उसकी औकात दिखा दी। जो आपने कहा ना सर मेरे पास उसका एक इलाज है, हमारी बात वो कभी नहीं कहेगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना गिड़गिड़ा लें, कितना गाली दे लें, वो मीडिया हमारी बात नहीं कहेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल सर से सहमत हूं कि वो ऐसे बिजनेसमैनों के हाथ में आज मीडिया आ गया जिसमें सबसे बड़ा नाम अंबानी का, और जो एक और नाम लिया है वो लोग, उनके पास में वो मीडिया है। 83% नहीं, 83% नहीं, मैं तो कह सकता हूं 90% अब उनके हाथ में है। हमारी बात कहेगा ही नहीं। उसका एक ही इलाज है, अपने घरों के टेलीविजन में 1 साल के लिए ताला लगा दो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, अगर हमने ये कर दिया, ये बहिष्कार हमने पूरे देश में कर दिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं अंबानी अडानी नहीं, मोदी की भी रीढ़ टूट जाएगी और सरकार घुटने टेक देगी, बात मानेगी। सिंपल देखिए, नहीं आप एक चीज देखिए, पीटीसी न्यूज को आप देखना है, 4 जैसे मुझे सच बताते हैं, उसको कैसे देखेंगे? आप यूट्यूब पे देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए। लेकिन टीवी में आप देखिए, टीवी से हो क्या रहा है हमारे घरों में। चलिए हम हैं या और कोई ऐसा जागरूक हमारा बच्चा है, रेवेन्यू का जरा बताना सर मैं वो पूरा बताऊंगा सर, मैं वो सारी चीज बताऊंगा सर। टीवी टीआरपी उससे सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा, हम लोग हैं तो न्यूज देख लेंगे कि भाई चलो पीटीसी है या एनडीटीवी इंडिया है, हम ले जाके न्यूज देख लिए, पर उसके बाद क्या होता है? हमारे बच्चे क्या देखते हैं, हमारे परिवार के और लोग क्या देखते हैं? वो उसमें देखते हैं सीरियल्स देखते हैं। हाँ वही, बिल्कुल वही कचरा, वही रामायण है, कचरा है, जन क्या क्या है ना सर, स्वर्ग की सीढ़ी, वो सब आता है, वो देखते हैं। और वो किन के हैं? उन्हीं के हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन हैरान रह गया कि टीवी के फील्ड में रिलायंस कितना आगे बढ़ गया। ईटीवी करके आप देखते हैं ना, ईटीवी मराठी, ईटीवी उर्दू, ईटीवी उत्तराखंड, सारे ईटीवी रिलायंस के। आप देखें कलर्स वाले, कलर्स मराठी, कलर्स गुजराती, सारे रिलायंस के। IBN 7 Reliance owns 81 regional and national, and 36 are owned by Chandraj Ji, owner of Ji. हो गया ना सर, यानी कि 2 लोग, 125 combined. मतलब 2 लोगों ने 125 चैनल्स कब्जे में किए हुए हैं। अब जरा सोचो सर,
कोई भी टीवी अगर आप देख रहे हैं अपना, तो 300-400 रुपए से तो कम का है नहीं, पर जिस तरह के हम लोगों का जिस तरह का लेवल है, 500-700 रुपए से कम महीने का खर्चा नहीं है उसका। कितने टीवी होंगे अब आप कैलकुलेट कर लो। एक महीने में अगर हमने ये कर दिया, कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान हम इन्हें पहुंचा देंगे। और वो 25 से 30 हजार करोड़ हमारा पैसा है, जिस पैसे से, हमारे ही पैसे से, हमारे ही जो परिवारों को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे ही खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है और हमें ही तबाह किया जा रहा है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि एक एक पैसा हम अपने घर में रखें और कम से कम दुश्मन की जेब में नहीं जाना चाहिए? मैं इनको दुश्मनी कहता हूं, मैं इन्हें और कुछ कहता ही नहीं इसके अलावा। ये युद्ध का समय, मैं इसे जंग मानता हूं, कोई क्या मानता है वो अपने तरह से। ये जंग का समय है और जंग में युद्ध को जीतने की रणनीति बनाई जाती है, मनोरंजन नहीं होता है। इसलिए मनोरंजन का जो साधन है उस पर लगाइए ताला, और इनको कैसे कमजोर किया जा सकता वो रणनीति अपनानी है। हम सबको, चाहे फोन करना पड़े, चाहे कहीं गए हैं रिश्तेदारी में, वो कहीं शादी ब्याह में गए हैं, वहां कहीं भी हो, यही चर्चा करो, सबको कन्विंस करो, बताओ उनको ये तुम्हारे दुश्मन है जिनके लिए पैसा तुम्हारी जेब से जा रहा है, हमें अपना पैसा एक भी इनको नहीं देना है। जिस दिन से रिलायंस के जो फोन हैं, जियो की सिम टूटनी शुरू हुई, लगभग 1,30,00,000 सिम उसकी साफ हो गई। पहले नंबर पे था, दूसरे पे आ गया। पंजाब में आप लोगों ने जो काम किया है, जिस तरह से बहिष्कार किया है, पंजाब में उसकी कमर टूट गई है और तभी उसे स्टेटमेंट देना पड़ा, नहीं नहीं हम नहीं खरीदेंगे, हम तो सरकार जो दे रही है उसी को रख रहे हैं संभाल के, हमारा जो है इस खेती में जाने का इरादा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। मेरे कहने से नहीं मानेगा मोदी, मेरे आपके कहने से नहीं मानेगा, कोई और नहीं मानेगा, लेकिन अंबानी की जब रीढ़ टूटेगी और वो कहेगा भाई तू इसको बंद कर, जो सामान पहले ही बिक रहा था वो भी बिकना बंद हो गया, दुकान पर ताले लग जाएंगे, जितना था उतने में काम चला देंगे, रहने दे, निश्चित रूप से मानेगा। हमारे पास है क्या तरीका? हमारे पास केवल और केवल बहिष्कार का तरीका है। अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जितने भी उत्पाद हैं, बिल्कुल उनका 100% बहिष्कार करना है और लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को कन्विंस करना है, बहिष्कार करना है। सामान कहीं और से खरीद लेंगे, युद्ध में ही तो है ना हम। 1 साल बाद जब स्थिति समझेगी उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। पहले इनके कब्जों से देश को तो बचाओ। तो हमें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। हम चाहें कि ताकत के बल पर हम सरकार को झोंका पाएंगे, संभव नहीं होगा। वो अपनी जगह है, शांतिपूर्वक पूरा देश खड़ा हो रहा है, लगातार खड़े होते चले जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा था ये सोचने की भूल ना करे सरकार कि ये चंद लोग हैं, नहीं, पूरे देश के लोग इनके साथ में हैं, पूरे देश खड़ा हो रहा है और अब तो सबके सामने आ रहा है लगातार। सर ने बिल्कुल कहा कि बिहार भी है आपके साथ में, जो कर्नाटक भी है, छत्तीसगढ़ भी है आपके साथ में, झारखंड खड़ा हो रहा है, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल वो जवाब जो आपने पूछा था, पश्चिम बंगाल वाला जो पूछा था, वो होना ये चाहिए कि ममता जी को इतनी थोड़ी सी राजनीति करके किसानों को इनवाइट करना चाहिए, एक ओपन कह के भाई आइए आप यहां आके जो है आप प्रचार कीजिए, बताइए कि ये सरकार क्या कर रही है, किसानों के लिए क्या कर गई। अगर इतना सा इशारा कर दें तो वहां पे काम शुरू हो जाएगा। पर वो सही बात है कि मीटिंग कौन मैनेज करेगा? यहां तो है सब लोग, मीटिंग मैनेज हो रही है, आखिर कोई भी मीटिंग है उसको मैनेज करने वाला तो हो, प्रचार करने वाला तो हो, वो काम वो कर सकती हैं। वो अभी नहीं हुआ तो इसलिए वहां नहीं जा रहे पाए, पर पूरा देश लगातार खड़ा हो रहा है। हमारी सबकी जिम्मेदारी ये है कि हमारी रणनीति जो है उसको लगातार मजबूत बनाएं, बहिष्कार कंप्लीट करें, लोगों को एजुकेट करें और लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाएं कि इस कानून के ये लाभ हैं। जैसे गरीब आदमी को समझाएं, कैसे कहें भाई गरीब आदमी, वो कहेगा यार किसानों के लिए तो कानून है, किसानों के लिए तो नहीं है ना कानून, कानून तो व्यापारियों के लिए है, नाम किसान का ले रखा है। भाई जो मार्केटिंग है या ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये कौन करता है? कोई किसान करता है इसे? ये तो व्यापारी करते हैं। जो स्टॉक जो है उसको कौन रखेगा? किसान रखेगा, व्यापारी रखेगा। उन्हीं के लिए तो है जो स्टॉक लिमिट हटाई गई है।
जो व्यापारी है, एग्रीमेंट कर रहा है व्यापारी, किसके घर में जाएगा अनाज, किसके गोदाम में जाएगा, व्यापारी के में। तो व्यापारी को फैसिलिटेट कर रहे हैं ना आप, किसान का क्या लेना देना है। पर मजदूर, गरीब, देखें सर, 2013 में पार्लियामेंट ने कानून पास किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और उसमें बहुत स्पष्ट कहा था कि इस देश के जो 82 करोड़ 82 करोड़ गरीब हैं, उनको अनाज प्रोवाइड कराना सस्ते दाम पर, जिसके लिए पीडीएस सिस्टम है। हमारे देश में 5 लाख राशन की दुकानें हैं। उन दुकानों पर 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज। मोदी जी ने भी तो यही किया। अब पता नहीं किसको कितना मिला, ये तो पता नहीं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में नवंबर तक मोदी जी ने 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात कही थी। किसको कितना मिला अलग बात, लेकिन इससे यह बात तो सिद्ध हो गई कि 2013 में भी जितने लोग गरीब थे, आज भी उतने ही लोग भुखमरी के कगार पर हमारे देश में हैं। ये स्थिति सर ज्यादा हो गए सर, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, हो गया ना सर, मोर देन 2 करोड़ हो गया ना सर 2 करोड़ है जी। अब आप देखिए सर, जब ये कानून अगर लागू होंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक स्थिति ऐसी आएगी कि जितनी भी जमीन है उस सारी जमीन का एग्रीमेंट व्यापारियों के साथ में हो जाएगा। जितनी पैदावार होगी वो पैदावार व्यापारियों के गोदामों में पहुंच जाएगी। तो सरकार उस पीडीएस सिस्टम के लिए, उस एक्ट के लिए, पब्लिक को देने के लिए कहां से अनाज लाएगी? और लाएगी नहीं, क्योंकि 2017 में जो नीति आयोग के इनके जो सलाहकार हैं मिस्टर सुब्रमण्यम, उन्होंने जो है सरकार को एडवाइस किया कि एमएसपी से और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी से बाहर निकलो आप। तो ये बात पूछी गई, यार इससे बाहर निकल जाएंगे तो वो राशन की दुकानों के लिए कहां से लाएंगे? उन्हें पैसे दे देना थोड़े से, जैसे किसानों को दे रहे 6,000 रुपये, 16 रुपये 33 पैसे, वो 67 पैसे पर डे के हिसाब से जो भीख दे रहे हैं किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से, ऐसे दे देना उनको। इसका मतलब यह है सरकार भी चाहती है कि इससे बाहर निकले, और उसका उसने एक तरीका अपनाया, ये कानून। जब सारी फसल गोदाम में पहुंच जाएगी व्यापारी के, इसका मतलब सरकार के पास पीडीएस सिस्टम के खरीदने के लिए कुछ नहीं होगा, और वो 82 करोड़ लोग मजबूर हो जाएंगे भूखों मरने के लिए, क्योंकि रोजगार सरकार खत्म कर चुकी है। तो एक ही कानून से 5 लाख दुकानें या पीडीएस की खत्म, वो क्या करेंगे? खत्म। एफसीआई खत्म। जब एफसीआई खत्म कर दिया उन्होंने, एफसीआई दे दिया अडानी को, दुकानें कहां? यही सर कानून का प्रभाव यही है। यही चीज समझने की है कि कानून से आप क्या क्या करना चाह रहे हो। एक तीर से 2 निशाने बहुत सुने होंगे, कभी कभी एक तीर से 3 निशाने, यहां तो एक तीर से कितने निशाने हैं यही पता नहीं लग रही है सर। आप कह रहे हैं कि इवेंचुअली तो सिविल वॉर हो जाएगा 100%। बिल्कुल, बंदे को खाएगा, बिल्कुल, बच्चे माँ बाप को मारेंगे, यही वो चाहते हैं। बिल्कुल 100% वो यही चाहते हैं। ये सिविल वार वो उससे भी करना चाहते थे जो सीए एनआरसी का आंदोलन था, उससे भी करना चाहते थे, लेकिन वहां से बात निकली तो यहां ट्रैप कर लिया इन्होंने। 26 जनवरी को भी करना चाहते, ये उसी दिन करना चाहते थे। भयानक, मतलब इनका षड्यंत्र। जिस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं, उसमें कितना खून बहेगा देश में, इन्हें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो लोग चाहे जितने मरें, पर आरएसएस और बीजेपी का निशान मिट जाएगा इस देश से। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इनकी कल्पना में नहीं है जितना आगे तक लोग जो हैं सोच के बैठे हैं। ये तो सोच रहे हैं कि देश को तबाह करके ये हिंदू राष्ट्र स्थापित कर लेंगे। हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है। आरएसएस और बीजेपी का बांग्लादेश भी हमारे साथ आना चाहिए, पाकिस्तान भी आना चाहिए। क्या ये संभव है चीजें? ये चीजें संभव थोड़ी। एक बात और आती है कि ये जो कानून है, इसका मतलब सरकारी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हमारे देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं। 85% उनमें छोटे और मझोले किसान हैं, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर, एकड़ में बताएं तो 5 एकड़, बीघा में बताएं तो 25 बीघा जमीन जिनके पास है, वो किसान 85% हैं। उनकी संख्या है इस देश में 12.5 करोड़। इन 12.5 करोड़ लोगों को सरकार किसान निधि देती है, किसान सम्मान निधि। 1 मिनट में इसको समझाऊंगा बस, फिर उसके बाद अगली बात कहूं।
किसान सम्मान निधि जो अब तक दी गई है दिसंबर 2018 से लेके अब तक, मोटा मोटा जो आंकड़ा सरकारी वेबसाइट पर पड़ा है उसके हिसाब से मैक्सिमम एक बार में जो दिया गया है वो 10 करोड़ 40 लाख लोगों को दिया गया है। मतलब सरकार के हिसाब से अभी तक 2 करोड़ 10 लोग उसी के हिसाब से जिनको वो देना चाहती है उनको तो मिला ही नहीं है, अगर हम सरकारी आंकड़े मान लें। और जिस तरह से शुरू में मिला, शुरू में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख लोगों को, और फिर आते आते ये 10 करोड़ पार कर गया। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी पीछे भी 9 करोड़ लोगों को किया, वो 9 करोड़ की जगह उसमें आंकड़ा 10 करोड़ 20 लाख के लगभग दिखाया जा रहा है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों को जो अब तक पैसा दिया गया है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1,10,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों को दिया गया है, जिसमें जो बैठती है 500 रुपए महीना और 16 रुपए 67 पैसे प्रतिदिन। ठीक सर? और किसानों से सर, और ये जो 6,000 रुपया मिल रहा है, जब किसान लेने जा रहा है उनकी सुनो बात, 2,000 पंचायत को जा रहा है, 2,000 रेवेन्यू ऑफिसर को जा रहा है, सिर्फ 2,000 किसान की पॉकेट में जा रहा है। एग्जैक्ट ये हो गई। पर मैं आपको इससे आगे की चीज बताता हूं सर, वो मैं आगे बताता हूं। ये जो सरकार है इतना अब तक कितना दिया, 7 बार दिया है, 4-4 महीने में देती है, तो अभी तक इतना पैसा दिया है। जो तेल के दाम से सरकार ने पैसा कमाया है, अब मैं उसमें केवल डीजल की बात करूंगा, 21,50,000 करोड़ कमाया है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर हम स्टेट को भी जोड़ देते हैं तो 31 लाख करोड़ बैठ जाता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21,50,000 करोड़ पिछले 6-7 साल में, जिन इन 28 महीनों में किसानों को जो पैसा दिया है, अब इन 28 महीनों का कैलकुलेट करते हैं। जो डीजल है, किसान जो डीजल का इस्तेमाल करते हैं वो टोटल डीजल का 28% इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने ट्रैक्टर में करें चाहे वो पंप सेट वगैरह उनमें करें, 28% डीजल का इस्तेमाल किसान करते हैं। जो डीजल हमारे देश में टोटल इस्तेमाल होता है पेट्रोल के मुकाबले में, वो तकरीबन 70%, 30% पेट्रोल 70% डीजल इस्तेमाल होता है। इसको आप कैलकुलेट कर लें केवल इन 28 महीनों का जिसमें किसान सम्मान निधि गई है, तो किसानों की जेब से जो सरकार ने निकाला डीजल के माध्यम से वो 1,51,000 करोड़ से ज्यादा है। मतलब जो आपको पैसा दिए जा रहे हैं वो पैसा भी नहीं दिया आपने, जो उनकी जेब से आपने निकाल लिया। यह है किसान निधि का अनूठा सच। मतलब सरकार किस किस तरह से लूट रही है। बात यह है सर, हम इसे कब तक चलने देंगे? सरकार अच्छा उसे कुछ कहा जा सके, मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी जिसे हम अच्छा कह सकें। बुरा बुरा और उससे भी बुरा करती चली जा रही है। अब 2 चीज देखनी है, इसी कानून के माध्यम से देखते हैं। ये जो किसान हैं 14 करोड़ 64 लाख, क्या इन किसानों में जिस हिंदू राष्ट्र की वो बात करती है, जिन हिंदुओं की बात करती है, इनमें 14 करोड़ 64 लाख में हिंदू नहीं क्या? इस देश में शेड्यूल कास्ट के कब्जे में मुश्किल से, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 5% जमीन है, मुश्किल से। पंजाब में 3 पंजाब में टोटल आप उसमें कर लो इतनी जमीन। मैं आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हिंदुओं की पार्टी कही जाती है उसे समझना जरूरी है। उनके पास 5%, जो इसके बाद में मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके पास भी लगभग इतनी सी ही है। बाकी जो है वो 90% के आसपास, यानी 85 से 90% जो जमीन है वो जमीन इन हिंदू समाज के जो साथी हैं उन्हीं के पास है। आप इसमें से पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के कुछ सिख समाज के जो साथी हैं उनको निकाल दो, 10% निकाल दो, 80% जमीन तथाकथित हिंदुओं के पास में है। तो ये पार्टी जो हिंदुओं का ढोल पीटती है, हिंदुओं की कैसे है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे हिंदुओं का भला कर रही है। आप हिंदू हिंदू कह के हिंदुओं की गर्दन काट रहे हैं। इसीलिए जो अभी आंकड़ा बताया गया कि गोलवलकर जो कहता है कि 2% शासक होंगे,
3% उनकी मदद करने वाले होंगे और 95% गुलाम होंगे। वो है बंच ऑफ थॉट्समैन। इसका मतलब केवल नारा है, केवल हिंदू मुस्लिम लड़ाई जब करनी हो, राजनीति करनी हो, तब आप ये नारा दो, अन्यथा आपका किसी भी हिंदू से, किसी मुस्लिम से, किसी से कोई लेना देने नहीं है। चंद जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, आप उनके लिए इस देश की हुकूमत को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं। अब बात यह है सर कि क्या इसी तरह से सब कुछ हम लोग इसे चलने देंगे? माना सरकार के पास पैसे बहुत हैं, सरकार के पास शासन की ताकत है, सब कुछ उनके पास है, और राज्यसभा में भी बहुमत ना होते हुए जिस तानाशाही से वो कानून पास करवा लेते हैं, वो भी सबकी आंखों के सामने नजर आ है। इस देश का जो विपक्ष है इतना मुर्दा हो गया कि जब जबरदस्ती आपके यहां से कानून पास करा लिया राज्यसभा में से, तुम्हारा बहुमत होते हुए भी, उसके बाद भी तुम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि निकल के बाहर भूख हड़ताल पे बैठता, राष्ट्रपति के सामने धरना देके बैठता कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साफ है कि कोई आपके साथ में नहीं है, आप ही को करना है, आप ही को करना है। तो मैं ये मान के चलता हूं सर, ये जो सब कुछ चल रहा है बहुत खतरनाक है। देश बहुत बुरी स्थिति में लगातार पहुंचता चला जा रहा है। हम अभी भी अगर सोए रहे, अभी भी अगर चुप बैठे रहे, तो अपने बच्चों की मौत अपनी आंखों के सामने देखेंगे। अब आपकी बात पे आता हूं मैडम, ये जो सब कुछ चल रहा है, अगर इसको रोका नहीं गया तो निश्चित रूप से देश में गृह युद्ध होगा। और गृह युद्ध का मतलब आप समझते ही हैं, कितना खून बहेगा कोई नहीं जानता। हमें वो खून बहने से रोकना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार कितनी भी ताकत हो, कितनी भी तानाशाह हो, अगर शांतिपूर्वक तरीके से पूरा देश खड़ा हो जाए, जन आंदोलन खड़ा हो जाए, सरकार की हिम्मत नहीं है कि कुछ भी कर जाए। सिर्फ हमें घरों से बाहर निकलना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। अगर वो गोली मारते हैं तो मारे हमारा सीना सामने, चलाओ गोलियां, कितनी चलाएंगे, कितने लोगों को मारेंगे? जो गोली चलाने वाले हैं आखिर उनमें हमारे भाई, हमारे बच्चे भी तो हैं, देखेंगे वो हमें कितना मारेंगे जब हम शांतिपूर्वक देश को बचाने का आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये जन आंदोलन बनना चाहिए। और अब ये जो किसान आंदोलन है, जो इसमें पंचायतें हो रही हैं, ये उसी तरफ लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार की अब नींद हराम होनी शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है सरकार पर दबाव नहीं, बहुत जबरदस्त दबाव है। फिर भी ये सरकार इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। और क्यों नहीं है, उसका जो कारण मैं समझता हूं, जो मैंने पहली ही स्पीच में, जब मुझे मौका दिया सिंगू बॉर्डर पर, मैंने उनसे ये बात कही। मैंने उनसे कहा कि आप अपने इस किसान आंदोलन में जो आपके मुद्दे हैं, इसमें ईवीएम का मुद्दा भी शामिल कीजिए। अगर आप ईवीएम के मुद्दे को शामिल करेंगे, ये आंदोलन बहुत व्यापक हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। और अगर आप इसे नहीं करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये कानून आपके वापस तो होंगे, लेकिन वापस होने के बाद भी आपको मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि जो बीमारी है उसकी जड़ खत्म नहीं होगी तो बीमारी कभी भी दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएगी। कैंसर है तो कैंसर में केवल दर्द की दवा नहीं दी जाती, कैंसर की दवा दी जाती है ताकि उसे जड़ से उखाड़ दिया जाए। अगर कैंसर नहीं उखड़ेगा, दर्द की दवाई देते रहिए, थोड़ी देर के लिए दब जाएगा, फिर हो जाएगा। जब तक कैंसर नहीं उखड़ा, वो उखड़ जाएगा, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये कैंसर कौन है? इस देश में कैंसर है बीजेपी, आरएसएस, और इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है ईवीएम। और अब ईवीएम को और भी खतरनाक तरीके से ये करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पिछले 1 साल से काम कर रहा है, इसको इंटरनेट से जोड़ने जा रहे हैं। जैसे यहां की चंडीगढ़ की लोकसभा है या विधानसभा है, तो कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं बैठा हो, यहां का वोटर वहीं से वोट डाल सकता है। इसमें कितना फ्रॉड होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। टोटल फ्रॉड सर। अब रही सुप्रीम कोर्ट, यहीं पे उसको जोड़ना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक जजमेंट दिया। उसके पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट मानती है इट इज करेक्ट कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। इसके लिए हम वीवीपैट लगा रहे हैं। एक बहुत मोटा सा सिद्धांत है, आप सर जुडिशरी में भी रहे हैं, एडवोकेट साथी भी हैं, बहुत मोटा सा सिद्धांत है। 2 मशीनें हैं,
आप मान रहे हैं कि एक मशीन खराब है, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, और आप इसके साथ में दूसरी मशीन जोड़ रहे हैं, ये तो खराब ही है ना, तो इसे ठीक कैसे करेंगे आप? मैं नहीं समझ पा रहा था, बिल्कुल सीधा सिद्धांत है। मतलब यह होना चाहिए कि अगर वाकई में इसको फ्री करना है तो इस मशीन की तो बात ही छोड़ो, जो खराब है उसको भी हटाओ भाई, हमें चाहिए नहीं है। और इसके लिए केवल एक ही आर्गुमेंट काफी है, देश में दूसरे आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, यहां जितने भी बैठे हैं, अगर इनमें से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है तो वो भी नहीं बता सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है। अब बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। इसका मतलब यह है, जिस तरीके से हम इलेक्शन में वोट कर रहे हैं, इस देश के मोर देन 90% लोग उस सिस्टम के विषय में जानते ही नहीं है, और उससे इलेक्शन हो रहा है। और वो सरकार करा रही है जिस सरकार के एक वर्तमान एमपी ने 246 पेज की उसके ऊपर किताब लिखी कि ईवीएम गड़बड़ है, और एक मंत्री ने पिटीशन डाला, सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो एमपी है। वो सरकार जो कांग्रेस का विरोध करती रही, वो ईवीएम से चुनाव करा रही है। तो जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक बीजेपी को आप नहीं हटा सकते। मैं नहीं जानता लोग कैसे कहते हैं, पर मैं सामाजिक और राजनीतिक उसमें फील्ड में बहुत एक्टिवली सारी चीजें देखता हूं और करता हूं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उस दिन भी जब उन्होंने पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद करवाए, मेरा सीधा बीजेपी पर आरोप है, उन्होंने वो सारा कांड उन्होंने कराया। उन जवानों को शहीद करवाने के बावजूद भी देश के लोग बीजेपी के साथ नहीं थे। और आज की स्थिति यह है कि आज की स्थिति में 80% से ज्यादा लोग बीजेपी के सीधे सीधे विरोध में हैं। कैसे? How do you say? मैं ऐसे कह सकता हूं सर, आप कैलकुलेट कर लो। आप देश में किसान कितना है? किसान 14 करोड़ 64 लाख। उस किसान का परिवार भी तो होगा सर, 3-4 लोग। कितने हो गए सर? 14 चौका 56, 55, 50 करोड़। इस देश में 6.5 करोड़ एमएसएमई के लोग हैं, जिनमें 90% एमएसएमई के लोगों को तबाह कर दिया मोदी जी ने। वो इस आंदोलन में साथ हैं, इस आंदोलन में किसानों के साथ में। वो मेरी वीडियो देखने का था, ठीक है सर, ये बैठे है नहीं सर? अब इनको एमएसएमई ठीक है सर, यानी एमएसएमई यानी मीडियम एंड माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, यानी सीधे से लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योग, जैसे कोई मूढ़ा बनाता है, कोई कुर्सी बनाता है, कुछ बोल्ट बनाता है, कोई पेच बनाता है, इस तरह छोटे छोटे जो वो हैं, ये मीडियम एंड उसमें आते हैं। ये उद्योग देश में सबसे ज्यादा रोजगार यही उद्योग देता है, सबसे ज्यादा है। और इसको मोदी जी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, क्योंकि मोदी जी का टारगेट है जितना भी हो सके लोगों की कमर तोड़ो पैसे से, और कमर तोड़ो उनकी बेरोजगारी से। ये उनका टारगेट है। बिना उसके, अगर किसी के पास में पैसा है और किसी के पास में बुद्धि है, आप उसे गुलाम बना ही नहीं सकोगे। उसे मार दोगे, आप गुलाम नहीं बना सकोगे। और यही मोदी जी चाह रहे हैं कि सब ऐसा हो जाए। इतने लोग ये हो गए, और इन सब में बेरोजगार भी हैं, कितनी बड़ी फौज हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो अब तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन इन नीतियों से जो वो तबाह हो रहे हैं, वो भी अब बाहर निकल कर आ रहे हैं। मैं इसका छोटा सा उदाहरण अपना बताता हूं। मेरी ये वीडियो देख के एक हमारे वहां पे एक किताबों की बड़ी अच्छी दुकान दिल्ली यूनिवर्सिटी में के पास में, उन्होंने फोन किया कि सर मैं ये बोल रहा हूं, मैंने कहा बताएं, कि आपकी वीडियो देखी हमने, और देखने के बाद मैंने अपने कई दोस्तों को फॉरवर्ड करी। हकीकत ये सर, हमें तो पता नहीं था कि इतना खतरनाक कानून है। आपने जिस तरह से बताया है, समझाया है, हमें तो अब पता लगी। हम तो यही समझते थे कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये एक्चुअल में उनके वर्ड थे। वो लोग भी अब जब चेंज होके आ रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए क्या हालत है। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, यहां भी जितने साथी बैठे हैं, इनमें भी बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जो बीजेपी के समर्थक रहे होंगे, बीजेपी को वोट दी होगी।
Next election बीजेपी हारने वाली है. You want to say that? अगर ईवीएम नहीं है, ईवीएम अगर हट गई, नहीं मैं इसके जवाब देता हूं सर, मैं जवाब देता हूं, चिंता नहीं, सवाल मेरे यही पॉइंट करना सर सर मैं बता, अगर ईवीएम हट गई तो चाहे जितना जोर लगा लें, सारे के सारे बीजेपी और अलायंस जितने भी हैं 100 सीट लेके नहीं जा सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ईवीएम हट गई, बीजेपी किसी हालत में नहीं आ सकती, क्योंकि जिस समय जीती है उस समय भी 62% लोग बीजेपी के विरोध में हैं। 37% का वोट है ना, तो 37 कहां 63%। पोलिंग ही नहीं होती, पोलिंग ही 60। अब इसका मतलब यह है कि बीजेपी तब भी नहीं जीत रही, अब इनको जोड़ने की बात है। तो इन हालात में जिसमें हम चल रहे हैं, मैंने उनसे ये बात कही थी, किसी वजह से उन्होंने इसमें इसको जोड़ा नहीं, पर मैं मानता हूं हम सबको इस बात को उठाना चाहिए। और एक चीज और समझनी चाहिए कि बहुत लोगों को यह नहीं पता कि ईवीएम हटेगी, कहते लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हटाएगा। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, उसे तो आदेश का पालन करना है। ईवीएम हटेगी, पार्लियामेंट में जो एक्ट बना हुआ है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें अमेंडमेंट होगा और वो पार्लियामेंट करेगी, उसके बाद में ईवीएम हटा के जो सिस्टम लागू होना वो होगा, इलेक्शन कमीशन उसी पे काम कराएगा। इतना ही काम है इलेक्शन कमीशन का, और कुछ है नहीं। इलेक्शन कमीशन आज का इलेक्शन कमीशन तो 3 स्टेट में, एक दिन और एक स्टेट में, एक मतलब एक स्टेट में ऑलमोस्ट सेम। लोकसभा का आरक्षण आप 7 फेज में करा रहे हैं पूरे देश में, और इतने से स्टेट में आप 8 फेज में करा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बेईमानी का किस तरह से बिसात बिछाई। और इस लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसी है, जिस तरह से सरकार की गुलामी कर रही है, ऐसी गुलामी कहीं पहले कभी नहीं देगी। तो ये जो चीज है सब, अब ये बात कहते हैं कि पार्लियामेंट कैसे करेगी, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट कैसे करेगी? पार्लियामेंट ऐसे करेगी जैसे इस किसान आंदोलन है, पूरे किसान आंदोलन जिस तरह से पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा है, और आज 94 डेज हो चुके हैं, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठा है और पूरी तरह से कमिटेड है, हिलने को तैयार नहीं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, जीत से कम की बात। इसी तरह से इसके लिए भी जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, चाहे उससे अलग चाहे उसके साथ में। पर मेरा मानना यह है कि अगर उसके साथ में हो जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, इसमें जोड़ देना चाहिए। और अब तो जोड़ ही जाना चाहिए। उस समय की जो 94 डेज पहली वाली बात थी, उससे अब अलग बात हो गई है ना सर, इसलिए जोड़ देना चाहिए। और इसलिए इस देश की तमाम बीमारियां जो राजनीति के माध्यम से आ रही हैं, उनका समाधान एक ही है कि बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये लोगों को पूरी तरह से कमिटेड होना चाहिए इसके लिए, ये है इसका। मेरी समझ में जो सारी चीजें हैं वो ये हैं, थोड़ी थोड़ी जिस तरह से मैं मतलब इसका पूरा जो समझाने का मैं प्रयास कर सकता था आपके सामने, आप बहुत अनुभवी हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, और जो मुझे समझ में आया मैंने आपके सामने रखा है। अभी भी आप, हाँ सर।